नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और इसकी योजना, अमेरिका से इसकी तुलना और यूके का प्रतिमान, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या, तो मूल अधिकार जो है, ये भाग 3 मूल अधिकार जो कि 12 से 35 है, इसमें हम देखेंगे क्या क्या। तो इसकी हम योजना को देखेंगे, जो यूएसए मॉडल, यूएसए मॉडल और यूके मॉडल, और इन दोनों का जो मेल है वो इंडिया का मॉडल को देखेंगे। कुछ शब्द जैसे कि मूल अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, नागरिक अधिकार क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में, यानी कि मूल अधिकार वर्सेज मूल कर्तव्य को देखेंगे, विधायिका वर्सेज न्यायपालिका को देखेंगे, और कुछ और इशूज़ हैं जो कि जैसे आरक्षण हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देना चाहते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित जो फैक्ट है वो क्या क्या है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सभी के लिए काम देगा, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए और ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है। मूल अधिकार, अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 3, संविधान, सॉरी, संविधान भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद जो है इसका 12 से 35, इसमें 12 से 35 आर्टिकल में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसमें? 12 से 35 में। और अगर हम इसको देखें, कोई जो हमारा मूल अधिकार है, इसको अमेरिका, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने इसको अमेरिका के संविधान से लिया है। किसके सामने अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, अमेरिका, अमेरिका के संविधान से। भाग 3 को ही, भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्या संविधान का ये भाग 3 है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये 12 से 35 के अनुच्छेद के पीछे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसे ना मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। हम बात करें तो मूल अधिकार में कितने अधिकार प्राप्त किए गए हैं, मतलब मूल अधिकार जो है
उससे कितने अधिकार प्रदान किए गए लोगों को। अधिकारों की बात करें तो अधिकार, तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि शुरू में, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 अधिकार। पहला जो है समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी कि पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां संपत्ति का अधिकार। और सातवां संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 अधिकार हमको प्राप्त किए गए हैं। अगर इसके अनुच्छेद को देखें तो जो ये समता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 है। और ये आर्टिकल यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29-30। संपत्ति का अधिकार जो था वो आर्टिकल 31। और संवैधानिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 32। ये 7 अधिकार जो कि हमारे मूल अधिकार में लोगों को प्रदान किए गए थे। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि जो ये संपत्ति का अधिकार था,
क्या जो संपत्ति का अधिकार था, यानी आर्टिकल 31, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 44वें संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 या 1978। में क्या हुआ, इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। किसकी? इसको क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। फिर इसको क्या कर दिया गया, इसको अनुच्छेद आर्टिकल 300A यानी कि इसको आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितने, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो छठवां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि 6 अधिकार। बाकी हम आगे एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ये जो इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक पूर्व था मूल अधिकार का, उसको हम देख लिए हैं, यानी कि प्रावधान जो था इसका उसको हम देख चुके हैं कि क्या क्या मतलब कैसे है। तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है मूल अधिकार से संबंधित, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जैसे वन डे एग्जाम में तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन फिर भी कभी कभी इससे जोड़ के कोई ना कोई ऑप्शन दे ही देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखेंगे इसके मूल अधिकार कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जो मूल अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, ये क्या होता है, राज्य द्वारा जो होता है व्यक्ति या नागरिक को गारंटी प्रदान किया जाता है। यहाँ भी याद रखिएगा व्यक्ति को है, यानी व्यक्ति को अधिकार प्रदान है। यहाँ पे किसको अधिकार प्रदान है? व्यक्ति को। मूल अधिकार जो होता है वो व्यक्ति या नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। और यहाँ पे राज्य का संबंध जो है वो संप्रभु राज्य से है। राज्य का संबंध जो है वो संप्रभु राज्य से है। और जो ये हमारा मूल अधिकार होता है, जो मूल अधिकार होता है, इसके लिए सीधे बड़ी अदालतों में जाया जा सकता है। मतलब अगर ये आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट बड़ी अदालत में, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट एक चीज़ याद रखिएगा कि अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, यही है ना, जो बड़ी अदालत है यही संवैधानिक उपचार, ये आर्टिकल 32 में है। एक अधिकार भी था ये,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके तहत इसको अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा? संविधान की आत्मा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को या किसको भारत की संविधान की आत्मा कहा है, तो अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि प्रस्तावना, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो आप उसमें संवैधानिक अधिकार का, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यानी आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आगे और भी है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, अभी हमारा वो विषय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार जो होते हैं वो कैसे, मतलब किसको प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है। तो जो ये हमारा मूल अधिकार है, ये नागरिकों को और व्यक्तियों को, दोनों को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ बंटवारा किया गया, मतलब कुछ चीज सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ चीजें व्यक्ति को प्राप्त है। जैसे नागरिकों को कौन कौन सा आर्टिकल प्राप्त है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, यानी कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसको प्राप्त है मूल अधिकार ये आर्टिकल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, 5 है ये, 15, 16, 19, 29 और 30। और जो व्यक्तियों को प्राप्त है, व्यक्ति में कौन कौन, जैसे नागरिक भी आते हैं उसमें, विदेशी, अप्रवासी, शरणार्थी, अन्य सभी अनुच्छेद, यानी अन्य सभी अनुच्छेद जितने भी हैं मूल अधिकार के, वो इन व्यक्तियों को यानी सबको प्राप्त होते हैं। अब ये देखिए, नागरिक का मतलब सिर्फ नागरिक को यही अधिकार ही प्राप्त है, नागरिक को अन्य सभी अनुच्छेद भी उसको प्राप्त है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी चीज को। तो हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था कि मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार होता है वो ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान के भाग 3, किससे, संविधान के भाग 3 के अलावा, यहाँ पे देख लीजिएगा, के अलावा अन्य प्रावधानों से प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 के अलावा अन्य प्रावधानों से प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या देख सकते हैं, जैसे भी आर्टिकल 326 को ले सकते हैं, यहाँ पे मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये क्या है, ये आर्टिकल 26 के तहत है, ये संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए सीधे बड़ी अदालतों में नहीं जाया जा सकता। और मूल अधिकारों के लिए क्या था, सीधे बड़ी अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाया जा सकता है। इसका क्या सीन है, तो बड़ी अदालतों को मतलब जैसे कि आप जान देंगे हमारे यहाँ 3 स्तर, यानी एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, और यहाँ पे हाई कोर्ट है, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसी का मतलब इसको सब ऑर्डिनेट मानना। डी सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो इसके लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं संवैधानिक अधिकारों के लिए।
और जो हमारा मूल अधिकार था उसके लिए डायरेक्ट हम इसको एससी में जा सकते थे और डायरेक्ट एससी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि जो ये चीज़ें संवैधानिक अधिकार है इनके लिए एससी और एससी नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के बाद जा सकते हैं। अब रहा हमारा सांविधिक अधिकार क्या है, तो ऐसे अधिकार जो, एक मिनट लैपटॉप चार्जिंग में आ गया। सांविधिक अधिकार क्या है, तो ऐसे अधिकार जो किसी कानून से प्राप्त होते हैं, जो कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, मतलब कानून बनाकर प्राप्त किए जाते हैं, उस कानून द्वारा दिए गए प्रावधान के द्वारा ही न्याय दिया जाता है, मतलब उस कानून में ही जो प्रावधान दिया जाता है उसी के द्वारा ही उसमें न्याय दिया जाता है। तो ये रहा हमारा सांविधिक अधिकार। और मानवाधिकार की बात करें तो ये एक प्राकृतिक आधार है, मतलब प्राकृतिक अधिकार है, ये व्यक्ति के लिए होता है। ऐसी प्रक्रिया जनित अधिकार जो बेहतर मानवीय आवासीय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अवसर प्रदान करती है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। क्या? ऐसी प्रक्रिया जनित अधिकार जो बेहतर मानवीय आवासीय व्यवस्था में किसी व्यक्ति को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अवसर प्रदान करती है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। डायरेक्ट आप इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं सिटीजनरी अधिकार और नागरिक अधिकार। सिटीजनरी अधिकार को हम लोगों ने नागरिकता जब भाग 2 पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखे थे, नागरिकता और सिटीजनरी अधिकार देखे थे। तो ये जो अधिकार है गवर्नेंस की प्रक्रिया में ये अधिकार आता है। तो 1980 के दशक से अगर हम देखें तो ऐसे अधिकार पर बल दिया जा रहा है, मतलब सिटीजनरी अधिकार पे बल अधिक दिया जा रहा है। इसमें नागरिकों या व्यक्तियों को ग्राहक समझा जाता है। यहाँ पे संतुष्टि के साथ सेवा मस्त प्रदान किया जाता है, गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान किया जाता है। अगर हम देखें थे कि हमारे जो सिटीजनरी अधिकार होते हैं उसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो एक है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, भ्रष्टाचार मुक्त सेवा का अधिकार, गुणवत्ता युक्त सेवा का अधिकार, पारदर्शिता का अधिकार। ये क्या है? ये सिटीजनरी अधिकार है। ये सिटीजनरी अधिकार है। बाकी बहुत सारी आते हैं लेकिन इतने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम आगे देखते हैं मूल अधिकार की योजना के बारे में। तो मूल अधिकार की योजना जो है इसको हम 2 रूपों में देखेंगे, मतलब कि 2 योजनाओं को देखेंगे। एक यूएसए मॉडल को देखेंगे और एक यूके के मॉडल को देखेंगे। तो जो हमारा यूएसए का मॉडल है ये क्या कहता है, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रभाव जो हमारा मूल अधिकार है, हम सत्तावादिता से नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है। क्या दोनों के प्रभाव हम सत्तावादिता से नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है, ये मूल अधिकार है। जो मूल अधिकार होता है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों की सत्ता से नागरिकों को बचाने का प्रयास करता है। और जो हमारा यूके का मॉडल है ये नागरिकों को कार्यपालिका के प्रकोप से बचाना क्या है, कार्यपालिका के प्रयोग से नागरिकों को बचाना है। यहाँ पे क्या होता है, संसद प्रभु होता है। और यहाँ की बात करें तो यूएसए में यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, क्या सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता के विभाजन, सत्ता के विभाजन की बात की गई है।
तो आइए हम लोग देखते हैं इसके प्रतिमान को, यानी कि मॉडल को। अमेरिका का प्रतिमान क्या कहता है? अमेरिका में मूल अधिकार को मूल संविधान में नहीं डाला गया था। अगर आपसे भारत और अमेरिका में जो वो अंतर पूछता है कि इसके मतलब क्या संबंध है, तो अमेरिका में जो मूल अधिकार है इसको मूल संविधान में नहीं डाला गया था। इसे संविधान में संशोधन करते हुए 1791 में शामिल किया गया। यूके के बिल ऑफ राइट, क्या बिल ऑफ राइट्स जो 1687-88 में आए थे, उसे संशोधन करते हुए अमेरिका ने इसे अपनाया। तो जो बिल ऑफ राइट है इसको हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये पूरी दुनिया के लिए, ये जो बिल ऑफ राइट है ये पूरी दुनिया के लिए एक स्रोत रहा है। और जो मूल अधिकार जहाँ भी जिस देशों में अपनाए गए हैं वहाँ के लिए ये स्रोत रहा है। जो बिल ऑफ राइट्स है ये एक स्रोत रहा है वो सभी प्रतिमान, माने किसी भी देश में, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री। अमेरिका में प्रारंभ से ही मान्यता रही है कि वास्तव में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? इसके बहुत कारण है, उसको हम नहीं देखेंगे कि ऐसा क्यों अमेरिका में कहा गया है कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अतः अमेरिका संविधान के पहले 3 अनुच्छेद, जो संविधान मतलब जो अमेरिकी संविधान के पहले 3 अनुच्छेद हैं वो सत्ता के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाते हैं। अतः अमेरिकी वर्तमान में मूल अधिकार के संदर्भ में कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के प्रभाव एवं प्रकोप से नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है। इससे कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रभाव एवं प्रकोप से नागरिकों को बचाने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण एवं न्यायिक सक्रियता का प्रभाव अधिक हो गया है, यही कारण है। तो ये रहा हमारा अमेरिका का प्रतिमान। अब हम देखते हैं यूके का प्रतिमान। तो यूके का प्रतिमान क्या कहता है? यहाँ लोग संसद को संप्रभु मानते हैं। क्या यहाँ पे लोग जो है वो संसद को संप्रभु मानते हैं, अर्थात संसद कुछ बुरा नहीं करेगी और नागरिकों के हित में जैसे नीति निर्माण करेगी, कानून निर्माण करेगी, संकल्प पारित करेगी, प्रस्ताव लाएगी और मतलब इत्यादि कार्य करेगी। यही कारण है कि मूल अधिकारों के ब्रिटिश मॉडल में संसद को दबाव में नहीं रखा गया है और सिर्फ कार्यपालिका के प्रकोप से नागरिकों के बचाने की आवश्यकता है। वहाँ पे संसद ही सब कुछ है, संसद ही संप्रभु शक्ति है और यहाँ पे मूल अधिकार के दबाव में इसको रखा नहीं गया है। यहाँ पे सिर्फ कार्यपालिका के प्रकोप से ही प्रकोप को मतलब कार्यपालिका के प्रकोप से नागरिकों के बचाने की आवश्यकता है, मतलब बात की गई है। और जो हमारा यूके का प्रतिमान है, अगर इसको हम देखें तो इसका जो उत्पत्ति हो बहुत मतलब ये अलग तरीके से इसका मूल अधिकार यहाँ पे आया, उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन उसके प्रतिमान को आगे देखते हैं। अतः यूके में न्यायिक पुनरीक्षण उतना गंभीर नहीं हो पाता है। यहाँ पे संसद ही संप्रभु है, तो इसलिए यहाँ पे न्यायिक परीक्षण मतलब पुनरीक्षण इतना गंभीर नहीं हो पाता है। इसको हम देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो यहाँ न्यायपालिका को अधिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे न्यायपालिका को अधिक अधिकार नहीं दिए गए हैं और जो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये यूके और इंडिया में लागू है। संसद के कानून को अधिक वैध माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, संसद के कानून को अधिक वैध माना जाता है।
और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए में है, यहाँ न्यायपालिका को अधिक अधिकार दिए जाते हैं और एससी को मतलब सुप्रीम कोर्ट को कानून को परिभाषित करने का अधिकार है। तो ये चीज़ें थी यूके के प्रतिमान में। उम्मीद करते हैं कि आपको अमेरिका का प्रतिमान और यूके का प्रतिमान समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप अगर इसको समझ गए होंगे तो आगे अब हम जो देखेंगे वो भारत का प्रतिमान होगा, जो दोनों का मिश्रण होगा। तो चलिए देखते हैं भारत का प्रतिमान। तो भारत के मूल अधिकारों का जो प्रतिमान है वो मिक्स मॉडल पे आधारित है। किस पे? मिक्स मॉडल पे आधारित है, मतलब दोनों से लिया गया है। भारत में ब्रिटिश प्रतिमान और अमेरिकी प्रतिमान के सम्मिश्रित स्वरूप को लिया गया है। अमेरिकी प्रतिमान को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि अगर आपको ये पूछे कि अगर आपसे ये पूछे कि जो भारत का मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपको एस और आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आप मिक्स मॉडल को अपनाते हुए कार्य करेंगे। यहाँ संसद को 100% संप्रभु माना जाता है। कहाँ पे? यूके में। और ये नोट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और जो इंडिया है, यहाँ संसद को उतना संप्रभु शक्ति नहीं दिया गया है। एससी न्यायिक पुनरीक्षण भी कर सकती है। क्या? एससी जो है वो न्यायिक पुनरीक्षण भी कर सकती है। भारतीय व्यवस्था में या मूल अधिकार की योजना में ब्रिटिश एवं अमेरिकी प्रभाव को निम्नांकित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। तो उदाहरण कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 13, भारत का आर्टिकल 13 है ये अमेरिकी संविधान से मेल खाता है। यदि कार्यपालिका प्लस विधायिका मूल अधिकार में कटौती करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर देती है। क्या है? यदि कार्यपालिका प्लस विधायिका मूल अधिकार में कटौती करती हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो शून्य मानता है। ये अमेरिकी प्रतिमान से मेल खाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी को अधिकार दिया गया है। और अगर यूके की प्रतिमान की बात करें जो भारतीय मूल अधिकार से मेल खाता है, तो भारतीय संसद ने नवी अनुसूची बनाई जिसका जांच संभव नहीं है। क्या? जिसका जांच संभव नहीं है, इसे न्यायपालिका से बाहर कर दिया गया है। तो जो नवी अनुसूची बनाई इसको फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में केशवानंद भारती में ये बताया गया कि नवी अनुसूची जो होगी उसका भी जांच संभव होगा। लेकिन यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो इन्होंने मूल ढांचे में संशोधन यानी कि इसमें भी संशोधन वो कर सकती है। और मतलब जो वो पहले क्या था कि मतलब इसका बहुत सारा वो है, एक सीरियल वाइज है, उसको हम बाद में देखेंगे। बस इतना यहाँ पे याद रखिए कि नवी अनुसूची की जांच संभव नहीं है, लेकिन 1973 में नवी अनुसूची की जांच भी की जा सकती है। ये याद रखिए बस, बाकी हम आगे बताएंगे। नोट हम देख लीजिए। अब केशवानंद भारती 1973 के मामले के उपरांत नवी अनुसूची की जांच न्यायालय द्वारा संभव है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो भारतीय संसद है नवी अनुसूची बनाई जिसका जांच संभव नहीं है। संसद ने नवी अनुसूची बनाई थी। यहाँ पे संसद का संप्रभु शक्ति था, मतलब यहाँ पे संसद ने संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया अपना। लेकिन न्यायालय भी कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी केशवानंद भारती 1973 में बता दिया कि नवी अनुसूची की भी जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। भारतीय संसद ने संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया और अब यह एक कानूनी अधिकार हो गया।
यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे इसका वो कर दिया था, मतलब संशोधन कर दिया गया था। तो इसका भी एक कारण था जिसके तहत ये संशोधन किया गया था, इसको हम बता ही देते हैं थोड़ा सा। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन? 1976। 1976 में ये बताया गया था कि मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकती है, जो संसद होगी वो मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये कैसे हुआ होगा, तो वो संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकती है, ये बताया गया था। लेकिन इसे फिर आगे चलकर मिनरवा मिल्स 1980 में अवैध बता दिया गया। मतलब इस जो 42वां संविधान संशोधन था उसको अवैध बता दिया गया। पूरी 42वां संविधान संशोधन अवैध नहीं बताया गया, जो मूल अधिकार से संबंधित था, यानी कि जो मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकती थे, इसका उल्लेख किया गया था। उसमें ये बताया गया 80 में, तो मिनरवा मिल्स में, कि 42वां संविधान संशोधन जो है वो अवैध है। तो आज भी क्या है कि ये नवी सूची की जांच जो न्यायालय कर सकती है, ये चीजें बना हुआ है। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप करने का प्रयास करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और इसे भी ये कर लेंगे आसानी से, ज़्यादा वो है नहीं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारतीय मूल अधिकारों की योजना में सिर्फ अमेरिकी प्रतिमान का प्रभाव नहीं है, बल्कि ब्रिटिश प्रतिमान का भी शामिल है? विवेचना करें। तो इन दोनों प्रतिमानों को, जो मिश्रण समूह है इंडिया का, उससे लेके आप देख सकते हैं। आर्टिकल 13 को लिख सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 13 जो अमेरिका से संबंधित है, और संसद की संप्रभु शक्ति का प्रयोग जो किया गया था उसको ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस आंसर को लिख लीजिएगा 150 या 250 शब्दों में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तो इसकी एक पृष्ठभूमि थी, इसकी मूल अधिकार की एक पृष्ठभूमि थी। और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या कैसे चीज़ें हैं, और इशूज़ को देखेंगे। फिर धीरे धीरे ये जो चैप्टर है, ये जो मूल अधिकार का चैप्टर है, ये लंबा होने वाला है, यानी कि काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको डायरेक्ट ख़त्म नहीं किया सकता है। चाहे तो हम 1 घंटे में इसको, क्या नाम है, आर्टिकल के द्वारा इसमें ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है, तो ऐसे डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए इससे संबंधित। तो मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।